बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ सक्सेशन। बेटा हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 25। चैप्टर 25 का हमने लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कस करना है और टॉपिक का नाम है सक्सेशन। आई होप कि आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपने प्रीवियस फर्स्ट दोनों लेक्चर्स देखे होंगे और तभी आपको ये लेक्चर 3 की समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यहाँ इस टॉपिक के अंदर हमने 3 तरह के पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। यह हमारे 3 मेजर हेडिंग्स रहेंगी। नंबर 1 इज़ सक्सेशन, नंबर 2 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ सक्सेशन की कौन सी ऐसी 2 टाइप्स हैं सक्सेशन की, और नंबर 3 एज अ टॉपिक एज अ मेजर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ज़ीरो सीड ऑफ सक्सेशन, यानी जो सक्सेशन होती है उसमें जो ज़ीरो सीड स्टेजेस हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टर्म सक्सेशन। सक्सेशन होती क्या चीज़ है? बेसिकली बाय डेफिनेशन हम ये बात करते हैं, सक्सेशन इज़ अ sequence of changes in the community structure of an ecosystem over a period of time। यानी सक्सेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, उस इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर किस किस्म के चेंजेस आते हैं वेदर कंडीशंस में, किस किस्म के चेंजेस आते हैं एनिमल और प्लांट की कम्युनिटी के अंदर या सॉइल के टेक्सचर में, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, उस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं सक्सेशन का। यानी आप एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं तो आने वाले 25 साल बाद, यानी 25 साल गुजर जाने के बाद वहाँ पे कैसे चेंजेस आए हैं, क्या एनिमल स्पीशीज़ हैं, क्या प्लांट स्पीशीज़ हैं वहाँ पे, या वहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं फिजिकल में, लाइक टेम्परेचर है, वेदर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, सॉइल कंटेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं सक्सेशन, यानी एक एरिया के अंदर एक इकोसिस्टम में रहते हुए एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस आ रहे होते हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम नाम देते हैं सक्सेशन का। तो यहाँ से ये जो आपको येलो हाईलाइट की हुई है ये सक्सेशन की डेफिनेशन है, तो आपने ज़रूर नोट करनी है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आती है डिफाइन सक्सेशन या आता है व्हाट इज़ सक्सेशन, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है। कम्युनिटी चेंजेस जो होते हैं ना, ये एक इको सिस्टम को डिफरेंट वेज़ के अंदर जो है ना चेंज करते हैं, इस तरह से कि ये फेवर करते हैं डिफरेंट जो है कंपेटिटर्स को, इसके अलावा स्पीशीज़ को, कि वो आसानी से एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं टू रिप्लेस देयर प्रेडिसेसर्स। यानी एक एंसेस्टर है उसके बाद उसकी डिसेंडेंट आती है, ठीक है। अब एंसेस्टर जब रह रहा था वो मिलियन ईयर्स पहले की बात है, ख़ास कंडीशन के अंदर रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सक्सेशन होती है, जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, कम्युनिटी चेंज होती है, तो उसका डिसेंडेंट आता है। अब डिसेंडेंट जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहा होता है वो टोटली डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द एंसेस्टर स्पीशी। तो उसी हवाले से हम कहते हैं कि सक्सेशन आपको ये बताती है कि किस तरह से एक डिसेंडेंट जो है उसने अपने एंसेस्टर या प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर कहते हैं पहले आने वाले को, यानी एंसेस्टर को, उसको कैसे जो है प्रेडिक्टेबल मैनर के अंदर जो है ना उसने रिप्लेस किया, फिर एक स्टेबल, एक सेल्फ सस्टेनिंग जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है ताकि वो चीज़ जो है वो स्टेबल हो सके, यानी डिसेंडेंट आसानी से अपनी लाइफ वहाँ पे गुजार सके। तो ये एक चीज़ होती है इन कम्युनिटी चेंजेस के अंदर। फिर हम कहते हैं कि सक्सेशन एक ऐसी काइंड, इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिलाई। यानी कम्युनिटी रिलाई का मतलब ये होता है कि सक्सेशन के ऊपर वो कम्युनिटी डिपेंड कर रही होती है जिसमें प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, या एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर अब वो आए हैं, एक प्रेडिक्टेबल तरीके से वो आए हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो कम्युनिटी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। अब एक इकोसिस्टम के अंदर एक जो एनिमल रहता है तो ऑब्वियसली वो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, अपनी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए, वाटर अवेलेबिलिटी के लिए। सिमिलरली प्लांट भी अपनी उसी इकोसिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सो दैट्स वाई इन शॉर्ट हम ये कहते हैं सक्सेशन इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिलाई, जिस पर जो है assemblage of plants or animals replace the earlier ones in a sequence that is at least somewhat predictable। कि कम्युनिटी एक ये सक्सेशन एक ऐसा कम्युनिटी रिलाई होता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं डिपेंड कर रहे होते हैं और फिर और रिप्लेस कर किए जाते हैं एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर जो कि प्रिडिक्टेबल होता है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आते जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पर मौजूद जो एनिमल प्लांट होंगे तो वो भी चेंज होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम एक और बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं, द प्रिसाइज चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग सक्सेशन आर एज डाइवर्स एज द एनवायरनमेंट इन विच सक्सेशन अकर्स बट सर्टेन जनरल चेंजेस कैन बी स्टेजेस कैन बी रिकग्नाइज। यानी जो ख़ास किस्म का चेंज आ रहा होता है ना सक्सेशन के दौरान,
वो तो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है और वो भी इतना ही डाइवर्सिफ़ाइड होता है, उसमें डाइवर्सिटी होती है, जितनी कि उस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद सक्सेशन की। यानी एक एनवायरनमेंट में सक्सेशन हो रही है, एक एनवायरनमेंट में चेंजेज़ आ रहे हैं, तो वो चेंजेज़ इतने प्रिसाइज़, इतने करेक्ट या यानी कि ठीक और इतने ऑथेंटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप होती हैं कि वहाँ पर हर एक चीज़ जो है साफ जो है प्रोमिनेंट हो रही होती है कि चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कुछ खास स्टेजेस भी रिकग्नाइज की जाती हैं। यानी हर एक स्टेज होती है, स्टेज 1 कंप्लीट होगी तभी स्टेज 2 आएगी, फिर स्टेज 2 कंप्लीट होगी तो स्टेज 3 आएगी एंड सो ऑन। ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि किसी भी किस्म की अगर हम कहते हैं सक्सेशन हो, इन ईच केस ऑफ सक्सेशन इन सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय फ्यू हार्डी इन्वेडर। यानी यहाँ किसी भी एरिया में जाके ना सक्सेशन अगर होनी होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही है, तो वहाँ पर हमेशा उसको स्टार्ट करने वाले, उसको इनिशिएट करने वाले कुछ हार्डी इन्वेडर्स होती हैं। हार्डी इन्वेडर्स का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो कि पायोनियर्स होते हैं, यानी वो पहली दफ़ा वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर रहेंगे, उस एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे कोई अपने लिए शेल्टर बनाएँगे, ठीक है? वहाँ से फूड की अवेलेबिलिटी करेंगे, वाटर की अवेलेबिलिटी करेंगे। तो इन हार्डी इन्वेडर्स या इनिशिएटिव पीपल या इनिशिएटिव ऑर्गेनिज़म्स को नाम दिया जाता है पायोनियर्स का। और फिर पायोनियर्स के बाद आहिस्ता-आहिस्ता डाइवर्सिटी आना शुरू हो जाती है, रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। सो इन ईच केस ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होती है कुछ हार्डी इन्वेडर्स से जिनको पायनियर्स कहते हैं और एंड होती है एक डाइवर्स कम्युनिटी के ऊपर। टू मेजर फॉर्म्स हैं सक्सेशन की। अभी हमारा सेकंड पॉइंट यानी सेकंड मेजर हेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। टू मेजर फॉर्म्स हैं सक्सेशन की। एक सक्सेशन जो ड्राई लैंड के ऊपर होती है वो दो तरह की है, प्राइमरी सक्सेशन होती है और फिर जब वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर सेकेंडरी सक्सेशन होती है। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या चीज़ होती है? ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन हम ये कहते हैं कि इकोसिस्टम को फॉरेस्ट किया जाता है फ्रॉम अ बेयर रॉक, सैंड, क्लियर ग्लेशियल पूल वेयर देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस लाइफ। यानी प्राइमरी सक्सेशन में आप ये देखते हैं कि इकोसिस्टम एक ऐसी जगह से डेवलप हो रहा है जो कि एक बेयर रॉक है, ठीक है? या एक सैंड की जगह है, यानी एक ज़मीन सी है, सख्त सी, करख्त सी, या कोई क्लियर ग्लेशियल पूल है, कोई मतलब चश्मा है पानी का, या ऐसी जगह है जहाँ पर पहले कोई लाइफ नहीं है। यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पर ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो ऑर्गेनिज़्म गया है, वहाँ पर रह रहा है, जहाँ पर ग्रो कर रहा है, वहाँ पर डिपेंड कर रहा है फूड, शेल्टर, वाटर के लिए, और वहाँ पर उससे पहले कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी, कोई ऑर्गेनिज़्म नहीं था। तो इसको हम नाम क्या देंगे? प्राइमरी सक्सेशन का। यानी द वेरी फर्स्ट टाइम जब ऑर्गेनिज़्म कहीं जाके रहता है, वहाँ पे अडैप्ट करता है, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम अ स्क्रैच इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अकर्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी एक प्राइमरी सक्सेशन कंप्लीट हो गई है, फिर खुदा न खास्ता किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, या फॉरेस्ट फायर हो जाती है, या बहुत ज़्यादा एनॉर्मस हम कहते हैं कि जैसे सुनामी होती है, सैलाब आता है, तो वो जो प्रीवियस लाइफ की मतलब एक्टिविटीज़ थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगी का वजूद वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी सालों बाद अगेन वहाँ पे जब एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल होती हैं तो अगेन सक्सेशन शुरू हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन का। डिफाइन करेंगे, अ न्यू इकोसिस्टम डेवलप्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम दैट इज डिस्टर्ब्ड एज इन केस ऑफ फॉरेस्ट फायर और अबंडेंट फार्म फील्ड। यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? ये उस जगह पे जो है डेवलप हो रही है जहाँ पे पहले प्राइमरी सक्सेशन हुई थी। क्योंकि अभी हमने बात की है कि जब प्राइमरी सक्सेशन में खुदा न खास्ता फॉरेस्ट फायर हो जाती है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, कोई और एक कुदरती आफ़ात आ जाती हैं, तो उन कुदरती आफ़ात के रिज़ल्ट में वो प्राइमरी सक्सेशन तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ साल गुज़रेंगे, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, वो ज़मीन आहिस्ता-आहिस्ता, वो वेदर कंडीशंस आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएँगी, दोबारा से वहाँ पर लाइफ़ होना शुरू हो जाएगी, दोबारा से एक कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो उस इकोसिस्टम को आप सेकेंडरी इकोसिस्टम कहते हैं, सॉरी सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। Secondary succession happens much more rapidly than primary because previous community has left its marks in the form of improved soil and seeds. कि सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा आसानी से होती है क्योंकि उससे पहले भी वहाँ पर एक सक्सेशन हो चुकी है, ठीक है, जिसको आप प्राइमरी कह रहे हैं। उससे पहले भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह चुके हैं, तो इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स ने सॉइल और सीड को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। वो एक दफ़ा यूज्ड हो जाती है चीज़, उससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ या जो ऑर्गेनिज़्म है उसको चीज़ इस्तेमाल करने में आसानी होती है। ठीक है, इसकी सिंपल सी एक मिसाल है, जस्ट ये पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, आपने ऐड नहीं करना, बुक में ऐड नहीं करना, जस्ट समझने के लिए एक पॉइंट है कि इसमें ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप
पहली दफ़ा कोई काम करते हैं, ठीक है? वो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, आपको समझ नहीं आती, आप गलतियाँ करते हैं, पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं, पता नहीं क्या-क्या। लेकिन कुछ टाइम गुज़रता है, फिर उसके बाद अब अगेन आप वो काम करते हैं, यानी दूसरी दफ़ा कर रहे हैं, तो दूसरी दफ़ा आप वो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ऑर्गेनिज़्म जब पहली दफ़ा कहीं जाता है, तो उसको वहाँ पे अपने लिए फूड शेल्टर का बंदोबस्त करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद लेट्स से कि वो वहाँ से छोड़ के चला भी जाता है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद जब वो अगेन उस एरिया में जाता है, तो उस एरिया की उसको सारी नॉलेज होती है, फूड कैसे लेना है, किस तरह से क्या काम करना है। तो सेकेंडरी सक्सेशन इसलिए बहुत आसानी से वहाँ पे स्टेबलाइज़ हो सकती है, वहाँ पे सराउंडिंग में जो है डेवलप हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन जो होती है ना, ये एक स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड इज़ कॉल्ड। अगर प्राइमरी सक्सेशन एक पॉन्ड में शुरू हो रही है, पॉन्ड में लाइफ शुरू हो रही है, प्लांट ग्रो करते हैं, वेजिटेशन होती है, उसको आप हाइड्रोसीर कहते हैं। सीर का मतलब होता है स्टेज, यानी सक्सेशन की जो खास स्टेज होती है ना, उसको हम नाम देते हैं सीर। हाइड्रो का मतलब है वाटर, सो हाइड्रोसीर का मतलब होता है कि वो तमाम प्राइमरी सक्सेशन की स्टेजेस जो पानी के अंदर हुई हैं, उनको हम हाइड्रोसीर करेंगे। इसी तरह ज़ीर का मतलब होता है, ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई सॉइल हैबिटाट, ठीक है? ड्राई सॉइल होती है या बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि जैसे डेज़र्ट वाली एनवायरनमेंट होती है, उसको हम ज़ीरो कहते हैं। और सीर का मतलब है स्टेज। सॉइल जो हैबिटाट के ऊपर अगर सक्सेशन होगी तो उसको आप ज़ीरो सीर कहते हैं। प्लांट जो ग्रो करते हैं ज़ीरिक कंडीशन में, उनको आप ज़ीरोफ़ाइट कहते हैं, और ये एबल होते हैं कि वो प्रोलॉन्ग्ड वाटर शॉर्टेज को सराउंड कर सकते हैं, यानी वो आसानी से रह सकते हैं वाटर शॉर्टेज के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो डेज़र्ट के एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं या किसी सख्त ख़रख्त ज़मीन में रहते हैं जहाँ पे पानी कम होता है, तो वो आसानी से वहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं सकुलेंट प्लांट्स, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है? कैक्टी जो होती है ना, कैक्टस सिंगल के लिए और कैक्टाई मल्टीपल के लिए। तो जो कैक्टाई प्लांट्स होते हैं, इनमें वाटर शॉर्टेज होती है, सॉरी, वाटर स्टोर होता है लार्ज पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में, और लीफ की भी मॉडिफ़िकेशन है। यानी कैक्टाई की एक ऐसी एडाप्टेशन होती है कि कैक्टस के अंदर क्योंकि पानी बहुत कम मिलता है इनको, या बारिश ही अगर होगी तो वही एक नेचुरल रिसोर्स है पानी का, तो इसमें पैरेन्काइमा सेल्स काफ़ी लार्ज होते हैं। वो टिश्यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ताकि ड्राई कंडीशन में इसी पानी की मदद से अपनी ज़िंदगी गुज़ारी जा सके, फ़ोटोसिंथेसिस की जा सके। इसके साथ ही लीफ की भी मॉडिफ़िकेशन होती है, क्योंकि इनमें स्मॉल और बहुत ही रिड्यूस्ड लीफ होते हैं। इसके अलावा इनका जो पूरे का पूरा स्टेम होता है, वो थिक वैक्सी क्यूटिकल ऊपर होती है, ताकि कम से कम वाटर लॉस हो और बड़ी आसानी से वाटर को स्टोर करके और फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है इसको इस्तेमाल किया जाता रहे। अब हम आ जाते हैं इसी ज़ीरो सीर की स्टेजेस के ऊपर। पहले हमने पढ़ा ज़ीरो सीर होता क्या है, ज़ीरो सीर की एग्ज़ाम्पल क्या है। अब हम उसी स्टेजेस पे आ रहे हैं कि वो स्टेजेस कैसे एक सक्सेशन की तरफ जाती हैं। सो ज़ीरो सीर के हमारे पास जो हैं वो 6 स्टेजेस हैं। क्रस्टोज़ लाइकन स्टेज सबसे पहली, फिर उसके बाद फ़ोलिएज लाइकन स्टेज, मॉस, फिर हर्बेशियस प्लांट स्टेज, फिर श्रब स्टेज यानी जिसको आप झाड़ियाँ कहते हैं, फिर क्लाइमेक्स फॉरेस्ट यानी बाकायदे से ट्री और फॉरेस्ट बन जाता है। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। क्रस्टोज़ लाइकन स्टेज, क्रस्ट कहते हैं किसी भी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस को, ठीक है? और क्रस्टोज़ का मतलब होता है क्रस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम, यानी जब आप ज़मीन को कह रहे हैं ना, जब वो सख्त खरख्त जगह को कहते हैं, फर्श को कह रहे हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं, वो क्रस्ट है, ठीक है? जैसे मिट्टी है जिस पे पौधे आप दबाते हैं, तो वो जो ज़मीन के ऊपर वाली जगह जिस पे आप खड़े हैं, जिस पर आपके पाँव हैं, तो उसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं, ठीक है? तो स्पेशल टाइप ऑफ लाइकेन्स जो हैं वो इम्प्रेग्नेट यानी उसके अंदर पेनिट्रेट, इम्प्रेग्नेटेड का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, उस क्रस्ट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ पे उस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर वो रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन इस वजह से कहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी कह दिया कि हम ज़ीरो सील की बात कर रहे हैं, डेज़र्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई बेयर सॉइल पे यानी ओपन सॉइल पे रहता है जिसको डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा ड्राई एयर है, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, तो ऐसा लाइकेन जो है ज़ाहिर-सी बात है वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ग्रो कर रहा है। क्रस्टोज़ लाइकेन्स जो होते हैं ना, समटाइम्स इनको ड्रेन की वजह से या ड्यू ड्रॉप्स भी उनकी सरफेस के ऊपर आपको नज़र आ सकते हैं, और ये वाटर को अब्ज़ॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीज़न, यानी ये वाटर को इसलिए अब्ज़ॉर्ब करते हैं कि ड्राई सीज़न है। अब इस सीज़न में एक दफ़ा, जैसे गर्मी में एक दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़र्ट के अंदर बारिश हो जाती है, तो कैक्टस उसको या जो भी प्लांट है लाइक क्रस्टोज़ लाइकेन है, तो वो उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो उसमें हम कहते हैं दे आर क्विसेंट और डोरमेंट और नॉर्मली डेसिकेटेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन, कि नॉर्मली ये क्या होता है कि क्विसेंट या फिर डोरमेंट हो जाते हैं और फिर डेसिकेट हो जाते हैं आसानी से, यानी डेसिकेशन इनकी हो सकती है, इनको वाटर शॉर्टेज हो सकती है। ये बहुत सारे केसेस में देखा भी गया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि तो ये बहुत मुश्किल ही सही, लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, ये गुजारा कर लेते हैं, उस स्टेज को गुजार लेते हैं।
इसके बाद जब ये लाइकन की स्टेज खत्म हो जाती है तो स्टेज 2 शुरू होती है जिसका नाम है फोलियोज लाइकन स्टेज। अब फोलिएज लाइकन जो होते हैं ये क्रम्पल्ड लीव्स की तरह एट वन एंड, यानी पहले क्या था कि जो क्रस्टोज लाइकन था ना वो ज़मीन पर ऐसे ग्रो करता है जैसे ज़मीन पर कोई धागे वगैरह हैं या ज़मीन के ऊपर कोई नीचे ही चीज़ है। उसमें आपको बस ज़मीन के ऊपर छोटी छोटी ग्रोथ नज़र आ रही होती है जिसको हम नाम देते हैं क्रस्टोज़ का। लेकिन उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है और उसी ज़मीन के ऊपर एक बड़ा-सा लाइकन ग्रो करता है जिसमें लीव्स भी आपको छोटे-छोटे नज़र आते हैं, तो वो थोड़ा बेहतर होता है, डेवलप्ड होता है, उसको हम फॉलिएज कहते हैं। फॉलिएज जो टर्म है ना, ये इस्तेमाल की जाती है लीव के लिए। यानी लीव को फॉलिएज नहीं कहते, लेकिन जहाँ पर लीव मुराद होता है ना, वहाँ पर हम कहते हैं फॉलिएज, जो लीव से सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। तो इस स्टेज में लाइकेन जो होते हैं जस्ट क्रम्पल्ड अटैच्ड एट लीव्स अटैच्ड एट वन पॉइंट, यानी लीव की तरह के स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं। और इट प्रोड्यूस शेड टू द क्रिस्टोज लाइकेन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ग्रोथ रिड्यूस डिक्रीज। अब इसमें क्या होता है कि ये शेड क्योंकि कर रहा होता है साथ के क्रिस्टोज लाइकेन के ऊपर, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एज ऑफ विच देयर ग्रोथ इज रिड्यूस डिक्रीज। तो अभी उसको शेड प्रोवाइड करे, हेल्प करे, तो उसकी अपनी स्टेज जो होती है, इसकी अपनी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो रही होती है। अब फॉलिएज लाइकेन स्टेज में हम कहते हैं कि ये ऐसे एरिया पर ग्रो करती हैं जिससे द एरिया बिकम्स रफ एंड मोर टिश्यूज एंड डिप्रेशंस डेवलप, कि एरिया तो रफ हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर रहे हैं और ज़्यादा इसके अंदर जा रहे हैं। एग्जांपल्स आपके पास है डर्मेटोकार्पन एंड परमिलिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती हैं। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फोलिएज लाइकन स्टेज, या आपसे ये पूछा जा सकता है गिव द एग्जांपल ऑफ फोलिएज लाइकन स्टेज। तो डर्मेटोकार्पन जो है ये फोलिएज लाइकन स्टेज बनाता है, परमिलिया ये स्टेज बनाता है। एट दिस स्टेज जो दूसरे प्लांट्स हैं जिसको मॉस स्टेज कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब ये होता है स्टेज टू जैसे ही कंप्लीट होने को होती है ना तो स्टेज थ्री का जो सामान है वो बनना शुरू हो जाता है, यानी वो ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टोज लाइकन स्टेज, तो आप वन बाय वन एक तरफ उसके पॉइंट लिख सकते हैं। और फॉलिएज लाइकन स्टेज मींस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टोज लाइकन एंड फॉलिएज लाइकन स्टेज, ये आपको डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तरफ आप क्रिस्टोज लाइकन के सारे पॉइंट लिख लेंगे और लाइन लगा के दूसरी तरफ फॉलिएज लाइकन के पॉइंट्स लिख लेंगे, तो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट आपने 4 to 5 पॉइंट्स लाजमी लिखनी है और फिफ्थ पॉइंट में आपने एग्जाम्पल ऐड कर देनी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मॉस स्टेज, जो थर्ड स्टेज है उसको हम मॉस कहते हैं, जैसे पोलीट्राइकम टोरूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एमसीक्यूज के हवाले से। तो मॉस स्टेज में क्या होता है कि ये compete करते हैं लाइकेंस के साथ फॉर वाटर पेनिट्रेशन इनटू मच डीपर सॉइल एज कम्पेयर टू लाइकेंस। और ये मतलब मॉस जो होता है ना वो ज़्यादा डेवलप स्टेज है, स्टेज थ्री है, ज़्यादा एडवांस है, तो वो सॉइल के अंदर और ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा, उसको पानी भी ज़्यादा चाहिए, वो सॉइल को और ज़्यादा डीपली जाके जो है ना चेंज करता है, तो जिससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर और ज़्यादा ह्यूमस आना शुरू हो जाता है। ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक कंटेंट, इस ऑर्गेनिक कंटेंट से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ती है। तो स्टेज थ्री हो गई है। इसके बाद स्टेज फोर आती है हर्बेशियस प्लांट, यानी उसके बाद कोई ना कोई हर्ब जो है या ग्रासेस जो होती है ना, जड़ी बूटियाँ, ये ग्रो करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अब और ज़्यादा बेहतर हो गई है, जो सॉइल है वो मॉइस्चराइज ह्यूमस हो गई है, सॉइल आसानी से इनको एनकरेज करवा सकती है अपने अंदर, यानी ये आसानी से ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी ग्रिप बना सकते हैं। फिर होती है श्रब स्टेज। श्रब स्टेज जो होती है ना, जैसे अब हम कहते हैं कि जो हर्ब होती है उसको अब जड़ी बूटी कहते हैं, तो श्रब को आप झाड़ी कहते हैं। तो श्रबी प्लांट स्टेज ग्रो होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और ज़्यादा एडवांस लेवल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमस है वो सॉइल के अंदर आए। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि जो हमारे श्रब्स में आती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, खारदार झाड़ियाँ, आपने देखा होगा कि खारदार झाड़ियाँ डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़ीरो सीर कंडीशन में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसी हम श्रब की बात कर रहे हैं। फिर क्लाइमेक्स फॉरेस्ट आता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि और ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, सॉइल अच्छी हो जाती है, वेदर कंडीशंस अच्छी हो जाती है, तो वुडी प्लांट्स डेवलप होते हैं, यानी बाकायदा ट्रीज़ ग्रो करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है ना यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन आपको लाइकेन्स और मॉसेस बहुत कम मिलेंगे, फर्न्स कम मिलेंगे, लेकिन बाकी जो लार्ज ट्रीज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। वुडी प्लांट्स, अगर आप क्लाइमेक्स फॉरेस्ट की बात करते हैं कि इस स्टेज में क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो क्लाइमेक्स स्टेज में वुडी प्लांट्स होते हैं जो डोमिनेट कर जाते हैं, क्योंकि ये सबसे एक्सट्रीम, सबसे एडवांस्ड और सबसे डेवलप्ड स्टेज आ जाती है, ताकि इन्वायरमेंट जो है ना इसमें क्या होता है कि स्टेबल रहे। इफ़ नथिंग चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू अपसेट द बैलेंस, यानी ये स्टेज तब तक स्टेबल रहती है, सुकून से, इत्मीनान से ये स्टेज बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी वर्किंग करती है, इन्वायरमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करती है, तब तक जब तक कोई इन्वायरमेंट को ख़राब ना करे, जब तक कोई स्टेज को ख़राब ना करे, तब तक फॉरेस्ट जो है वो स्टेबल रहते हैं।
यानी कि आसान अल्फाज में कि फ़ॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल तब तक स्टेबल रहेंगे और वहाँ पे डाइवर्सिटी रहेगी ऑर्गेनिज़म्स की, जब तक उनको कोई छेड़ेगा नहीं, जब तक उनको कोई ख़राब नहीं करेगा, ठीक है? या इल्लीगल वहाँ पे वुड कटिंग नहीं होगी। बिकॉज़ इट इज़ अ स्टेबल स्टेज इन सक्सेशन। तो जो वुडी फॉरेस्ट होता है, ये क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ रीजन भी कंसिडर की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। वुडी फॉरेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको उन्होंने एक स्टेज दिखाई है कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप इस स्टेज की बात करते हैं तो पहले एक लाइकन ग्रो करता है, वो छोटा-सा होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है फुली लाइकन स्टेज आती है। फिर उसके बाद क्या होते हैं कि लाइकेंस ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फिर जो है ना हर्ब्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं, मतलब हर्ब्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं, उसके बाद श्रब्स आना शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 वो एक लार्ज क्लाइमेक्स ट्री बनना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह की जो एक स्टेज आ रही है इसको हम सक्सेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो से लेकर और जो है ना 100 तक एक चीज़ गई है, यानी वो बॉटम से लेकर और चीज़ जो है वो टॉप तक गई है, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास सक्सेशन है, यानी चेंजेस इन अ ख़ास, हम कहते हैं कि ये ख़ास एक सीक्वेंस के अंदर आ रहे होते हैं। सो चेंजेस इन अ वेरी एडवांस्ड एंड चेंजेस इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक कम्युनिटी के अंदर आ रहे होते हैं उसको हम सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन की डेफिनेशन भी हमने यही की थी, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम सक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइकन से लेकर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती हैं, हायर लेवल पर जाती हैं और फाइनली आपको एक लार्ज ट्री की स्टेज जो है वो नज़र आ जाती है। तो ये एक डायग्रामेटिकली आपकी बुक के अंदर भी ये प्राइमरी सक्सेशन की डायग्राम उन्होंने दिखाई है चैप्टर 25 में, जहाँ ये टॉपिक लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 3 सक्सेशन, वहाँ आप देखेंगे तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगी। इसी तरह उन्होंने एक उसी डायग्राम के नीचे एक छोटी सी फ्लो शीट भी बना के रखी है कि जो कम्युनिटी है उसमें सबसे पहले बेयर ग्राउंड के ऊपर लाइकन ग्रो करता है, फिर उसके साथ एलजी भी हो सकती है, फिर मॉसेस या फिर होंगे, या मॉसेस नहीं होगा तो फर्न होगा, फिर ग्रास होंगे, फिर श्रब होंगे, फिर ट्रीज होंगे। तो ये सारे के सारे जो है ना ये यहाँ तक जो है ये पायोनियर कम्युनिटीज़ में आते हैं। लेकिन अगर आप ट्रीज़ को देखते हैं तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर आते हैं। अब ये सीरियल स्टेजेस हैं, सीरियल का क्या मतलब होता है? एक स्टेज, यानी ये वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिससे एक कम्युनिटी बनती है, यानी लाइकेन से लेकर और ट्रीज तक ये स्टेप्स हैं कि ये स्मॉल, फिर उसके बाद ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो ये सक्सेशन की ये फ़्लो शीट आपने ज़रूर प्रिपेयर कर लेनी है। आपसे वो कह सकते हैं गिव अ फ़्लो शीट ऑफ स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, तो आपने ये वाली जो फ़्लो शीट है लाज़मी प्रिपेयर करनी है ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स यहाँ से आसानी से मिल जाएँ। अच्छा बेटा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराती चलूँ कि ये टॉपिक मैंने आपको मीनवाइल शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, एमसीक्यूज़ भी बता दिए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अगेन आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो आपको एक टॉपिक के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, स्टेजेस ऑफ ज़ीरो सीड सक्सेशन। ठीक है, अब ये जो स्टेजेस ऑफ ज़ीरो सीड सक्सेशन है ना, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कह सकते हैं डिफाइन ज़ीरो सीड सक्सेशन, राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्टेजेस ऑफ ज़ीरो सीड सक्सेशन। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बन जाएगा। इसी तरह हम आपको कह सकते हैं व्हाट इज़ ज़ीरो सीड सक्सेशन, गिव द स्टेजेस ऑफ ज़ीरो सीड सक्सेशन इन डिटेल। तो ये 2 तरह की स्टेटमेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपने सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन कर लेना है कि ज़ीरो सीरिक होती क्या चीज़ है, ठीक है? आपने ये कहना है द सक्सेशन दैट starts in a dry soil or habitat is known as zero seed. Plants growing in xeric condition are called xerophyte or they have to withstand with prolonged shortage of water. एग्जाम्पल में कैक्टस बता देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ जीरो सिक्स सक्सेशन, पहले आप इसी तरह से पॉइंट 6 बना लेंगे, फिर वन बाय वन इसकी हेडिंग देते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा और एट द एंड अगर आप जो है ऐसा कर लेते हैं कि इस सारे को समराइज़ करके आप इस तरह की फ़्लो शीट बना लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको 4 में से 3.5 तो आई एम डेड श्योर कि आपको मिल जाएंगे, विद गारंटी आपको 3.5 तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप वाकई बहुत प्यारा सा नीट एंड क्लीन लिखते हैं तो आपको 4/4 भी मिल सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। सो आपने ज़रूर बेटा इसको प्रिपेयर भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और प्रैक्टिस का तरीका यही है
कि आप इसको जो है अच्छी तरह से याद करें फिंगर टिप्स पे, उसको फिर अगेन रिकॉल करें, बार-बार याद करें। इस फ्लो शीट को आप बना के यानी लिख कर याद करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो मैंने आपको साथ ही साथ गाइड करवाए हैं, लिखवाए भी हैं। एंड आई होप कि आपको लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगेन आपको एक चीज़ मैं कहूँगी कि चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही अपनी एनुअल की बहुत बेहतरीन तैयारी करते रहें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। और आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो या आप किसी भी टॉपिक पे लेक्चर लेना चाहते हैं और वो चैनल की प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका लेक्चर प्रिपेयर करके तो आपके लिए अपलोड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।